मेहनत करके बहुजन समाज के लोगों का हौसला बढ़ाने वाले, बहुजन समाज की इस देश के अंदर एकमात्र उम्मीद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे आए और अपने ख्यालात हम बहुजन समाज के लोगों में रखने का काम करें। भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करो। हमारे नेता कैसे हो, हमारे नेता कैसे हो? बीमार भी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा। साथियों, कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग शांति के साथ बैठे हुए हैं, इसी प्रकार से शांति के साथ अपने स्थान पर बैठें। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं अनुरोध कर रहा हूं एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, माननीय सांसद जी से, वे आए और अपने विचार आपके समक्ष रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज महाराजा लाखन पासी की ये क्रांतिक धरती लखनऊ, और लखनऊ में यहां उपस्थित हक वंचित कमजोर समाज के बुद्धिजीवी लोगों, प्यारी बहनों, छोटी बच्चियों, प्यारे भाइयों, सम्मानित मुझसे उम्र में बूढ़े सम्मानित साथियों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे इस कार्यक्रम में यहां बुलाया, और जब से मैं कार्यक्रम में आया हूं, मैंने बहुत अच्छे विद्वानों की बातों को यहां सुना। मैंने उनमें से कुछ बातों को नोट भी किया है। मैं अपने विद्वान साथियों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनके द्वारा की कही गई हर एक बात को हम लोग अपने पार्टी के विभिन्न पटलों पर लागू कराने का और उन विचारों को संकलित करने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। नमन करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि जिनको हम महापुरुष मानते हैं वो जाति धर्म के आधार पर महापुरुष नहीं होते, वो कर्म के आधार पर होते, और हम उनको जीवित रहते महापुरुष की श्रेणी में नहीं मानते। उनके पूरे जीवन का आकलन समाज करता है, चिंतन करता है, और उनके कार्य के आधार पर, समाज में उनके योगदान के आधार पर उनको महापुरुष माना जाता है। एक बहुत लंबी लाइन है जिनमें संत हैं, गुरु हैं,
समाज को बंधुत्व भाईचारा देने वाली एक श्रृंखला है जो भगवान बुद्ध से शुरू होती, फिर संत रैदास, गुरु कबीर, गुरु नानक, भगवान वाल्मीकि, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, गुरु घासीदास, और गुलाम भारत में जो सामाजिक परिवर्तन के पुनः आंदोलन के जो नेता रहे, कुछ लोग उनको महात्मा कहते हैं, लेकिन मैं उनको राष्ट्रपिता कहता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले। अभी उनकी एक मूवी भी आप लोगों के सामने है और लखनऊ में हमारे साथियों ने देखी भी है। वो मूवी जब आप देखेंगे तो बहुत सारी दर्पण जो है, चित्रण आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था क्या है और इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। ये जो आज इतना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, ये आसानी से नहीं मिला। उनके बाद आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने नारियों को, कमजोर वर्गों को, हाशिए पे गिराए गए, दबाए गए लोगों को मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए भारतीय संविधान को रचने का काम किया, लिखने का काम किया। ऐसे बाबा साहब अंबेडकर जो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जिनका मान सम्मान है। क्योंकि मैं अभी यूएस ट्रिप से लौटा हूं और अभी मैं एक और ट्रिप पर जाऊंगा 2 दिन के लिए। वहां सब जगह पर वो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम करते हैं। आप ये समझिए कि दुनिया में रहने वाले लोगों पे कहां समय है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को वो यहां से बुला के चाहते हैं कि मैं उनके आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बताऊं। तो आप समझिए कि बाबा साहब अंबेडकर का कद इस देश में कितना बड़ा। फिर सामाजिक परिवर्तन किसी एक प्रदेश, देश का एक एरिया तक सीमित नहीं है, वो एक बहुत बड़ा श्रृंखला है जिनमें हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भी देखते हैं, जिनमें हम महामना रामसु वर्मा जी को भी देखते हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती को भी देखते हैं, सर छोटू राम को भी देखते हैं, ईवी पेरिया रामानायकर स्वामी को भी देखते हैं, प्यारेलाल यादव को भी देखते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के मैं जीवन से बड़ा प्रभावित हूं, क्योंकि एक आंदोलन में उनको गोली लगी थी और जब मैं अपनी गोली को याद करता हूं तो उनका जीवन मेरे बहुत याद आता है। बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को, संतराम बी प्रजापति जी को, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को, विजय सिंह पथिक जी को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब को और मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी को भी मैं यहां श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिनको पढ़ने के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और क्योंकि आज 1 जून है, तो 1 जून 1968 में अर्जक संघ की स्थापना हुई थी और आज 1 जून हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 1 जून में रखने का कारण ही ये था कि हम इतने बड़े पैमाने पे अर्जक संघ के जो प्रमुख हैं उनको सबको याद करें, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने के लिए, समाज में चिंतन लाने के लिए। तो अर्जक संघ का स्थापना दिवस है, उसको भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, नीरज पटेल जी का, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं उनके बर्थडे को भी जो है हम आज यहां मंच से सेलिब्रेट करते हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए महाराजा बिजली पासी जी को भी याद करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी का, प्रदेश के महासचिव जी का, प्रदेश के और अन्य जिम्मेदार साथियों का जो इस मंच पर उपस्थित हैं, हमारी बहनें और ये जो बुद्धिजीवी समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, बागभूषण जी, बहुत सारे साथी, अशोक वर्मा जी,
सूरज कुशवाहा जी, मैं सभी के नाम उस तरह से नहीं, मुनेश भाई, सभी के नाम उस तरह नहीं जानता, मगर मैं मानता हूं कि जो अगली पंक्ति में है या इस मंच पे तीनों चारों पंक्तियों में है, वो समाज का बुद्धिजीवी तबका है। मैं उन सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक मंडली में हमारे मुख्य मंडल प्रभारी सौरभ किशोर जी, अमित गौतम जी, अरविंद राजवंशी जी, छोटे भाई अनिकेत धानुक जी, श्री कृष्ण जाटव जी, डॉक्टर संतोष जी, आदिल नसीम जी, सोहेल सिद्दीकी जी, अनीस गाजी जी, विजय सिंह जी, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं जो हमारे मंडल के प्रभारी हैं। और हमारे सभी 6 जिलों के जो अध्यक्ष हैं, सीतापुर से विश्वदीप चौधरी जी, उन्नाव से राजकुमार गौतम जी, लखनऊ से अजय भारती जी, लखीमपुर से अजय गौतम जी, हरदोई से विनोद गौतम जी और रायबरेली से सन्नी गौतम जी, और हमारे जो यहाँ के नगर के अध्यक्ष हैं विवेक गौतम जी, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन ही क्यों? कोई और नाम भी हो सकता था। प्रबुद्ध जन सम्मेलन ही क्यों? तो प्यारे साथियों, जो परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पे ध्यान रखना पड़ता है। भूतकाल में जो हुआ है, पिछला आंदोलन क्यों फेल हुआ, इस बात पे, वर्तमान में जो चल रहा है इस बात पर, भविष्य में क्या होगा इस बात पे ध्यान रखना परिवार के मुखिया की, एक नेतृत्वकर्ता की और किसी भी संगठन, किसी भी मूवमेंट के आखिरी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। हम लोग जब बैठे थे, एक दिन हमारी कोर कमेटी ने चर्चा की तो ये तय हुआ कि हम पे कार्यकर्ता तो तैयार हो गए, और कार्यकर्ता ऐसे नहीं, कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता जो अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो प्रत्यक्ष है। इंजीनियर मोहनलाल जी भी यहां हमारे बीच उपस्थित हैं। ये तर्क संगत है, न्याय संगत है, और कार्यशैली के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर आज किसी के पास ईमानदारी के आधार पे, संघर्ष के आधार पे और समर्पण, थोड़ा सा समर्पण ये जो है पैदा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिस दिन ये समर्पण पैदा हो जाएगा तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, लेकिन आज भी मैं इस बात कह सकता हूं कि अगर किसी पे ईमानदार संघर्षशील कार्यकर्ता है तो वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पे है। इसके अलावा कोई पार्टी, कोई संगठन ऐसा नहीं। बस इनको करना क्या है, इनको दिशा देने का काम हम बुद्धिजीवी लोगों को करना है। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन ही क्यों? ये चर्चा हुई कि ऊर्जा तो तैयार हो गई है, एनर्जी तो तैयार हो गई, अब इसको शेप देनी, इसको डायरेक्शन देनी। तो डायरेक्शन कौन दे सकता है? समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। समाज में संविधान की वजह से 10-12-15% लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी में, मुस्लिम समाज में 10-12-15% लोग तैयार हुए हैं, और बाकी उसी समाज का 80-85% समाज, 90% समाज हाशिए पे है। तो ये जो 10-12-15% लोग तैयार हो गए, जो नौकरी में गए, जिन्होंने रोजगार किए, जिनको, ये कौन लोग हैं? जिनको दोनों टाइम का भोजन आसानी से मिलता है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जिनके पास चलने के लिए साधन है, जिनको अगर वो 10 दिन काम पे ना जाए तो ये दिक्कत नहीं होगी कि घर में रोटी कहां से आएगी, कपड़ा कहां से आएगा, फीस के पैसे कहां से आएंगे, तेल के पैसे कहां से आएंगे। ये 10-12-15% समाज जो तैयार हुआ, ये जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। और एक 80-85% समाज वो है जो सुबह उठता है, खेतों में काम करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, कंपनियों में काम करता है, बिल्डिंगों में काम करता है, मैला उठाता है,
तमाम तरह की मुसीबत वो करता है, कुछ की दुकानों पे काम करता है और सुबह जाता है, पूरे दिन मेहनत करता है और थका हारा शाम में घर आता है और आके जो जिस तरह का भोजन तैयार हुआ है उसको खा पी के और सो जाता है। उसको नहीं पता देश में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, हम इकोनॉमिक रूप से कहाँ हैं, हम सांस्कृतिक रूप से किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम धार्मिक रूप से किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन में कहाँ हैं, हम हंगर स्ट्राइक में कहाँ। उसको कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। उसको एक ही चीज पता है कि हम पैदा हो गए और वो ये सोचता है कि हम पैदा हो गए, किसी तरह से हमारा जीवन पूरा हो जाए बस, और हम वापस जो है जहां से आए वहां चले गए। तो ये जो 80-85% समाज है, इसको तैयार कौन करेगा, इनको रास्ता कौन दिखाएगा? तो कुछ पार्टियां तो प्रबोधन सम्मेलन कराती हैं, वो वर्ण व्यवस्था को मानने वाली पार्टियां हैं, वो मनुवाद को मानने वाली पार्टियां। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ना किसी लड़ाई ना किसी झगड़ा, सीधी बात। उनका मानना है कि अभी भी देश में एक जाति प्रबुद्ध है, एक ही जाति ज्ञानवान है, एक ही जाति है जो नेतृत्व कर सकती है, एक ही जाति जो रास्ता दिखा सकती है। मेरी इस बात से असहमति है, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति, मेरी इस बात से स्पष्ट असहमति। मैं मानता हूं कि जब रेस की लाइन एक होगी और फिर आप कंपटीशन करा लो, फिर आपको पता लगेगा कि कौन बुद्धिजीवी है, कौन प्रबुद्ध है, किसमें कितनी क्षमता है। अभी तो देश गैर बराबरी की जड़ों में जकड़ा हुआ है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, ताजे उदाहरण, 4-5 दिन पुराने उदाहरण। मेरी 4 बच्चियों से बात हुई है, एक रैगर समाज से थी, एक वाल्मीकि समाज से थी, 2 जाटो समाज से, राजस्थान में। हाई स्कूल या 10th का उनका रिजल्ट आया भाई, नंबर 99.83, 99.53, 95.67, 93.64। और मैंने उनके घर के हालात देखे, एक बच्ची के फादर सरकारी नौकरी में, बाकी 3 हाशिए में हैं। एक के फादर प्राइवेट जॉब करते हैं, एक बच्ची उसके फादर छोटा मोटा वहां काम करते हैं, और एक बच्ची जब किसकी कल में उससे बात हुई, उसके फादर नहीं है। मैंने उससे पूछा कि बिटिया पापा क्या करते हैं, तो वो रोने लगी। तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है, तो मुझे पीछे से किसने कहा कि इसके पापा नहीं। तो मैंने पूछा मां क्या करती है, और फिर भावुक हुई, मुझे ये अंदर भय हुआ कि भाई क्या पता मां है या नहीं है। तो पता लगा कि मां जो है वो सफाई कर्मचारी का काम करती है। अब आप ये महसूस करके देखो, मैं उसी घर को दर्पण बनाता हूं जिसकी मां सफाई कर्मचारी का काम करती है और सुबह मैला उठाने के लिए लग जाती है, और वो मुझे पानी देना, शाम के समय लौटती है। उस परिवार की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी कैसी होगी? जिसके फादर ना हो उसकी क्या हालत हो गया, सोचो। मुझे उस बेटी पे इतना गर्व हुआ, और मैंने उसको कहा कि मैं जल्दी तुझे दिल्ली बुलाऊंगा, और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा उन बच्चों के लिए। मेरे दिल में अच्छा है। प्यारे साथियों, ये उदाहरण है कि इतने अभाव में रहते भी वो चैलेंज कर रहे हैं उनको जो कहते हैं कि हम प्रबुद्ध हैं। 99.83% का नंबर मतलब समझते हैं हम? मुझे लगता है शायद कोई एक शब्द उससे गलत लिखा गया होगा, बस आप एहसास करके देखो। और मैंने तो उसको ये भी कहा कि बेटा जितना तुम्हारा दोनों बार में जुड़ गया, हमारा जितना तुम्हारा एक बार में, हम तो 2 बार में भी नहीं आए। आप महसूस करके देखो, रेस की लाइन एक नहीं है, बराबर सुविधा सम्मान नहीं है। अगर बराबर सुविधा सम्मान होता तो मैं गारंटी दे कहता हूं कि 100 में से 100% नंबर लाने का काम वो चारों बच्चियां करती, अगर बराबर सुविधा सम्मान हो। तो प्यारे साथियों, इसलिए हमने प्रबोधन सम्मेलन बुलाए कि समाज का जो तैयार तबका है, बुद्धिजीवी तबका है, जो जिसको पेट जिसका भरा हुआ है, जो देश को देख रहा है, प्रदेश को देख रहा है, वो उसको हम ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई अब आप आ जाओ और इस तैयार हुए लोगों को दिशा दिखाने में हमारी मदद कराओ। आप महसूस करके देखो, इनकी हिम्मत देखो।
और सराहो मेरे साथ इनकी हिम्मत को। मोटरसाइकिल में तेल अपना गिराते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई भविष्य की कोई योजना है। एक ही बात इनके मन में संकल्प है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के, मान्यवर काशीराम साहब के और अपने महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाना है। हमें शक्ति हासिल करनी है और शक्ति से जो है हमें एक ऐसा समता मूलक समाज बनाना है जिस समाज की कल्पना हमारे महापुरुष करते थे। अभी मैं वर्मा जी को सुन रहा था, बड़ी शानदार बात कही उन्होंने फ्रांस की क्रांति का जिक्र किया, उन्होंने अमेरिकन क्रांति का जिक्र किया, उन्होंने सामाजिक मूल्यों का जिक्र किया। आप ये सोचो, जिस चीजों के लिए दुनिया में संघर्ष हुए हैं और हजारों हजारों लोग कुर्बान हुए हैं, वो हमें बाबा साहब अम्बेडकर उनके साथियों ने ज्ञान के दम पर जो है वो संविधान में सर्जित करके दी। अब वो हमारे सामने धीरे धीरे जा रहा है। अब क्योंकि हमें हमारा योगदान नहीं है उनको लाने में, हम तो स्वाभिमान को सबसे ऊपर समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। आप भी, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, गली में रहते हो, महल में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, हर व्यक्ति अपने ऊपर इस बात को लेके बताए और अपने मन से हाथ उठा के मुझे बताए अगर मेरी बात आपको सही लगे कि अगर जिस जगह वहां आपका अपमान होता हो, क्या आप वहां दोबारा जाना पसंद करते हैं? बताओ ईमानदारी से, करते हो या नहीं करते हो? बताओ, नहीं करते हो तो आप महसूस करके देखो। आप सारे राजनीतिक दलों का चरित्र देखो। वो अपमान ये तो नहीं होता कि हम किसी को गाली दे देंगे तो घर से निकाल दे। जब आपके हक अधिकारों को लूटा जाता है तो ये भी तो अपमान है। बाबा साहब का अपमान सिर्फ ये थोड़ा ही है कि भाई स्टैचू तोड़ दे या बाबा साहब के खिलाफ दो गलत शब्द लिख दे या बाबा साहब की तस्वीर को मॉडिफाई करके गलत तरीके से वो कर दे। ये थोड़ा बाबा साहब का अपमान है। जब बाबा साहब के विचारों की हत्या होती है, बाबा साहब के संविधान की हत्या होती है, बाबा साहब के सपनों की हत्या होती है, बाबा साहब के मूल्यों की हत्या होती है, तो ये भी बाबा साहब का अपमान है या नहीं है? लेकिन इस अपमान को हम समझ नहीं पाए। देखिए, देश में राजतंत्र था और राजतंत्र में राज बदलने के लिए युद्ध होते थे, संधियां होती थी। घोड़ों पे, ऊंटों पे, हाथियों पे सेना आती थी, पैदल सेना आती थी, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, तोपें चलती थी और हजारों हजारों सैनिक शहीद हो जाते थे, तब राज बदलता था। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को क्या दिया? आलोचना करना उनकी आसान, उनके ऊपर सवाल उठाना आसान है, लेकिन दिया क्या है इस बात पे गौर करो। दिया ये है कि राज बदलने के लिए ना आपको तलवार खरीदनी, ना बंदूक खरीदनी, ना तोप खरीदनी, ना आपको हाथी लाना, ना घोड़ा लाना, ना बैल बकरी लाना, ना आपको युद्ध की कला सीखनी, ना आपको युद्ध करना। सिर्फ भाईचारा बनाकर और वोट की ताकत का एहसास आपको लोगों को कराना है और उस वोट की ताकत से सिर्फ पहले ठप्पा लगता था और अब ईवीएम का बटन दबा के राज बदल जाता है। देखो कितना आसान कर दिया सबको। और ये भी नहीं कि मशीन आपको लानी हो, व्यवस्था आपको करनी हो, आपको जाके पर्ची भी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाई है, आपके घर में लाके आपको हाथ में देती है और उस पर्ची को लेके जाके बस आपको वोट डालना है। इतना आसान कर दिया। अब मैं बहुजन समाज के आजादी के 70-75 साल के अनुभव पे उनके आचरण पे, उनके व्यवहार पे नजर डालता हूं तो मुझे दिखता है कि वो 8 घंटे मजदूरी तो कर सकता है पेट पालने के लिए, वो तमाम तरह के संघर्ष तो कर सकता है, लेकिन वो 2 घंटे भाईचारा बना के समाज को जागरूक करके वोट के आधार पे अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता। ये भी जो एक मानसिक गुलामी। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, सुनाऊं आपको? सुनाऊं? कहानी ये है
कि महावत समझते कौन होता है? जो हाथी को चलाता है। महावत जो हाथी का छोटा बच्चा होता है उसके पैर में वो जंजीर डालता है, मोटी सी जंजीर। अब उस जंजीर को तोड़ने के लिए वो हाथी का छोटा सा बच्चा बहुत जोर लगाता है, पैर को पटकता है, सर को पटकता है, खूब जोर लगाता है, अंत तक वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता। कुछ दिन ऐसा करने के बाद उसके मन में एक बात बैठ जाती है कि इस जंजीर को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, बलशाली हो जाता है, ऐसी 10 जंजीरों को एक बार में तोड़ दे, तब महावत कभी उसको जंजीर नहीं मानता, एक पतली सी रस्सी उसके पैर में बांध देता है। गांव में आपने देखा होगा, जिन बैलों से हम लोग खेत जोता करते थे उन बैलों को बहुत पतली सी रस्सी से बांध देते थे। वो बैल चाहे तो रस्सी को कई बार तोड़ा सकते हैं, लेकिन मन में ये बात बैठ जाती है, मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है कि कभी हम इस रस्सी को तोड़ा नहीं सकते। इस गुलामी की बेड़िया जब गहरी हो जाती है, उसका असर ये होता है कि कभी वो हाथी या वो बैल उस रस्सी को तोड़ाने का प्रयास करता ही नहीं। जैसे रस्सी बंधी उसको एहसास हो जाता है कि ये तेरे बस की बात नहीं। ऐसे आपको ये एहसास हो गया कि आजाद भारत में भी गुलामी की बेड़िया काटना, राजकाज लाना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए आप जुर्म सह रहे हो, मुसीबती में रह रहे हो, गरीबी, बेबसी, लाचारी, तमाम तरह की परेशानियों में जी रहे हो, टूटे फूटे घर में रह रहे हो, लेकिन इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, जुर्म जाति की बेड़ियों काटने के लिए राजकाज बनाने का काम नहीं करना। तो मैं जिनको नेता मानता हूं, मान्यवर साहब काशीराम, मैं उनसे ये भी सीखता हूं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। प्यारे साथियों, हम सच्ची तमन्ना के साथ समाज में निकले। उन्होंने ये भी कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मिशन किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं है, मिशन विचारों के आधार पर चलता है, विचारधारा के आधार पर चलता है। और आपको गर्व होना चाहिए कि जिस विचारधारा को माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोगों ने, उनके लेफ्टिनेंटों ने भी छोड़ के बहुजन से सर्जन कर दिया था, उन्हीं माननीय काशीराम साहब के संघर्ष को जिंदा रखने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने किया है। और जिन्होंने नारा दिया है कि 15 छोड़ 85 जोड़, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, अपने महापुरुषों के नारों को जिंदा करने का काम किया है। अगर हम चाहते, अगर एमपी एमएलए बनना, मंत्री बनना सपना होता तो हमारी पार्टी में प्रथम जो है श्रेणी में जो लोग बैठे हैं वो किसी पार्टी का मेंबर बन के विचारधारा से समझौता करके एमपी एमएलए बन जाते। लेकिन एमपी एमएलए बनना लक्ष्य नहीं था, अपने पूर्वजों के अधूरे सपने को पूरा करना और महापुरुषों के उस विचार को, मानवतावादी विचार को जिंदा रखना हमारे कर्तव्य है। बेटे होने के नाते, उस परिवार के का वंश होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करें। इसलिए हमने दल बनाया, और दल हमने किससे प्रेरणा लेके बनाया? दल हमने माननीय साहब काशीराम साहब से प्रेरणा लेके बनाया। क्यों? आप महसूस करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में कई सामाजिक संगठन बनाए, कई राजनीतिक दल बनाए। उनका पहला सामाजिक संगठन जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। 1949 में यहां एक सम्मेलन में जो कमजोर वर्गों के, ऑपरेशन कम्युनिटी के लोगों ने रखा था, उस सम्मेलन में जब वो यहां लखनऊ में भाषण देने आए तो उन्होंने पिछड़े और दलित समाज के लोगों को चिताते हुए कहा कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप रोटी बेटी का रिश्ता करो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एक थाली में भोजन खाओ, लेकिन आपकी समस्या एक जैसी है। उन समस्याओं से लड़ने के लिए आपको एकजुट होकर राजनीति करनी चाहिए। ये संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र 51% सहमति का विचार है। अगर 49% विषयों पे आपकी सहमति नहीं होती और 51% विषयों पे आपकी सहमति है तो आप मिलकर राजनीति कर सकते हैं। इसलिए ये भाषण बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में दिया था कि जिस दिन आप मिलकर राजनीति करोगे तो ये जो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हैं आपके जूतों के फीते बांधने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अगर आप मिलकर राजनीति करने लगे उस दिन
दिन पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में होगी उसी दिन आप प्रदेश और देश के मैं अपने एजेंडे को, अपनी पॉलिसी को लागू करा सकते हैं। अब आप महसूस करो कि बाबा साहब जिस बात को कहते हैं पॉलिटिकल पावर, वो है क्या? लोकतंत्र तो है। लोकतंत्र में राजतंत्र का पहरा भी है। कैसे कि पैसे वाला व्यक्ति विधायक बन सकता है, पैसे वाला व्यक्ति सांसद बन सकता है, पैसे वाला ही प्रधान बन सकता है, पैसे वाला जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है, पैसे वाला ही प्रमुख बन सकता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है। सारे काम पैसे से होंगे। प्रचार से लेकर हर चीज में पैसा देना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो लोकतंत्र में राजतंत्र का, धनतंत्र का पहरा तो है कि पैसे का अधीन भारत में लोकतंत्र है, लेकिन अगर तरीके तैयार किए जाएं तो काम करने वाले लोगों को भी मौका मिल सकता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपके सामने खड़ा, उसका उदाहरण आप देखो। जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में देश दो दलों में बटा हुआ था, क्या तो इस अलायंस को वोट करेंगे या इस अलायंस को वोट करेंगे, हमने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा। एक नगीना में, जहां पार्टी के लोगों ने अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके, एक एक रुपया जुटा के, और मैंने भी गांव गांव जाके माननीय काशीराम साहब के उस नारे को, कि एक वोट और एक नोट के नारे को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो उसी समाज ने, जिस समाज ने माननीय काशीराम साहब को ताकत देने का काम करता, उसी हक वंचित बहुजन समाज के लोगों ने मुझे वोट देकर, मुझे नोट देकर मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। और सिर्फ चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया, ये जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। 1 जून अर्जक संघ की स्थापना, 4 जून लोकसभा 2024 का रिजल्ट जो भी आने वाली है, 8 जून मैं गिरफ्तार होकर 2017 में जेल गया, 16 महीने जेल में रहा, एनएसए काटी। 29 जून समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए मनवादियों की आंखों में इतना खल गया कि 4 गोली चला के मेरी हत्या करने का प्रयास किया। ये जून मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इसी कमजोर हक वंचित समाज ने मुझे लोकसभा का सांसद बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। तब जब उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि अब हमारी बात को उठाने वाला कोई नहीं है, हमें अपना नेता तैयार करना है, हमें अपनी आवाज तैयार करनी है, लोकसभा में हमारी बात रखने वाला कोई होना चाहिए, तो उन्होंने वोट देके मुझे जिताने का काम किया। दूसरी सीट पे जहां हम लड़े, सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज लोकसभा पे, वहां इन बड़े दलों के बाद तीसरी बड़ी पार्टी आजाद समाज पार्टी बनी और 80,000 से ज्यादा मत जो है वहां आजाद समाज पार्टी को मिलने का काम। तो जिस लोकतंत्र को महापुरुषों ने स्थापित किया, पॉलिटिकल पावर बनाने की बात की, जिसपे धनतंत्र का पहरा हो गया, उसी धनतंत्र को चैलेंज करके गरीबों ने इस असली लोकतंत्र को स्थापित करने का काम नगीना से किया। तो मैं यहां से आप सबसे भी कहूंगा कि एक बार दोनों हाथ उठा के नगीना के साथियों का धन्यवाद करो। कहो धन्यवाद नगीना, और नगीना के साथियों का भी धन्यवाद। प्यारे साथियों, आप पॉलिटिकल पावर को समझो। इस देश में और प्रदेशों में राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें वो प्रदेश का नेतृत्व करती हैं और देश का नेतृत्व करती हैं। और वो करती क्या है देखो, बिजली के दाम, पानी के दाम, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, फीस सब सरकार तय करती है। आगे बढ़ो, स्कूल कहां बनेंगे, कॉलेज कहां बनेंगे, यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, मेडिकल कॉलेज कहां बनेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र कहां लगेंगे, सरकार तय करती है। किस समाज को, किस क्षेत्र को कितना पैसा मिलेगा, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा, सरकार तय करती है। किसको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, सरकार तय करती है। किस विभाग में नौकरी निकलेगी, कितनी नौकरी निकलेगी, ये सरकार तय करती है। आरक्षण के फॉर्मूले पूर्ण रूप से लागू होंगे नहीं होंगे, ये सरकार तय करती है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हमारे बैठे हैं, वो जानते हैं 20,000 पदों पे इसी सरकार ने डाका डाल लिया था और यहां के नेताओं ने
मुंह पे टेप लगा के उन बच्चों को पिटने के लिए यहां लखनऊ में छोड़ दिया था। उन बहनों पे पड़ती लाठी देख के मैं घर नहीं बैठ पाया, मैं अपनी आंखों को भी नहीं रोक पाया। मैं यहीं लखनऊ आया और 5 दिन तक लगातार उनके धरने में बैठा रहा। उसके बाद एक बड़ी सभा बुलाकर इस आंदोलन को परवान चढ़ाने का काम किया। सरकार ने झुक के 6,800 नियुक्ति देने का काम किया और बाद में अपने लोग कोर्ट में भेज के उस नियुक्ति को रुकवाने का काम किया। यहां कितने षड्यंत्र होते हैं, किस किस पटल में षड्यंत्र होते हैं, मेरे भोले वाले लोग आप लोग नहीं समझ पाओगे। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के झूठ, तमाम तरह के गुमराह करने के एजेंडे आपके बीच में लागू किए जाएंगे। तमाम रोने पीटने की बात की जाएगी, तमाम सपने आपको दिखाने का, आपको गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा। मगर मेरी एक बात को मान लेना, जो बात आपसे कह रहा हूं, मेरे याद है मैं लखनऊ आया था, अमन की जान गई थी, पुलिस के कर्मचारियों ने पीट पीट के उसको मार दिया। मेरे याद है लखनऊ में घर टूट रहे थे और हमारा नौजवान नेता अनिकेत सीना तान के उस बुलडोजर के सामने खड़ा था। मेरे आज भी याद है, मैं नहीं भूला, मेरे याद है। और वो ये कह रहा था कि एक दिन हमारे भाई को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे आ जाने दो, हम आपको बताएंगे कि हिसाब किताब कैसे होता है। ये बात वो कह रहा था, मेरे याद है। हालांकि मैंने उसको फोन पे कहा कि पुलिस तो सरकार की होती है भाई, इनसे क्या लड़ना, बेचारों से, अधिकारियों से क्या लड़ना, ये तो सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के कर्मचारी होते हैं। जैसा सरकार इनको कहती है ये बेचारे वैसा करते हैं। ये किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, ये तो व्यवस्था में बंधे हुए हैं। तो इनसे नाराजगी मत करो। तब उन्होंने मेरी बात को समझा। यही लखनऊ आपको याद होगा कि एक वो बेचारे काम तो चाय बेचने का करते हैं, दुकानें उनकी हमारी में से चलती है, और वो यहां लखनऊ में खड़े होकर कह रहे हैं कि मनुस्मृति अच्छी है और संविधान बेकार है। तो जैसे ये फौज वहां गई और उनसे कहा कि बताइए क्या अच्छा है, तो कहा संविधान अच्छा है और माफी मांगने का काम किया। ये लखनऊ आपको याद होगा। हालांकि मैं चाहता हूं कि लोग माफी ना मांगे, लेकिन लोग दिल से संविधान को माने। देखो, संविधान से दिक्कत किसको है? जो गैर बराबरी को मानता हो, किसी जाति धर्म का, जो छुआछूत को मानता है, जो ऊंच नीच को मानता है, जो गरीबों के तन पे अच्छे कपड़े नहीं देखना चाहता, जो आज भी चाहता है कि वो गरीबों के बच्चों को नोच ले और मनुस्मृति के हिसाब से उस पर कोई कार्रवाई ना हो, वो अपने घर में आराम से पढ़ के सोए। वो लोग चाहते हैं कि ये संविधान, वो लोग ये कहते हैं कि संविधान बुरा है, जबकि सत्य ये है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा संविधान कहीं है और सबसे महान संविधान कहीं है तो वो भारत में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथियों ने लिखा। वो लोग चाहते हैं मैं किसी की जमीन छीन लो, मुझसे किसी ने आग उठा के देख ली, मैं उसकी खाल उतार लूं तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। आपने देखा किस तरह पिछले 2 महीने में अपराध की बाढ़ आई है, बारातें रुक रही। बारातें तो जिंदा लोगों की हैं, लेकिन मरने वाले लोगों की अर्थियां रुक रही। आज भी इतना भेदभाव है। इसका जीता जागता उदाहरण सुनो। ग्वालियर में चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश ने ऑर्डर किया था कि ग्वालियर में हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए, और कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि न्यायपालिका की नहीं मानते हो, न्यायपालिका की नहीं सुनते हो, हम न्यायपालिका की मानते हैं। उन्हीं लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के ऑर्डर को ना मानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को ग्वालियर के हाईकोर्ट में लगने नहीं दिया। वो ग्वालियर के हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर, जो पहले कानून मंत्री थे, जो संविधान के रचयिता थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में कहा जाता है, जो करोड़ों नारियों के, जो तमाम जाति धर्म की नारियां हैं, जो उनके मुक्तिदाता थे, उनकी स्टैचू नहीं चाहते। वो राजस्थान हाईकोर्ट जैसे मनु महाराज की स्टैचू वहां लगवाना चाहते हैं। ये फर्क है हम लोगों में, उनमें। हम न्यायप्रिय लोग हैं और वो गैर बराबरी को मानने वाले लोग हैं। आप महसूस करो, आज भी इतना जातिवाद, इतना भेदभाव, इतना अन्याय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से प्रदेश, उदाहरण है अभी बिजली विभाग, विद्युत विभाग को जिस तरह से निजीकरण की भेंट चढ़ाया जा रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं
और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप किसी को उसका पक्ष सुने बगैर आप उसको दंडित नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी को आप यहां ऑर्डर निकाल रहे हैं कि अगर कर्मचारी हमारी बात नहीं सुनेंगे और वो आंदोलन करेंगे तो हम उनको नौकरी से निकालने का काम करेंगे। मैं चैलेंज करके सरकार को कह रहा हूं, एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करके देखना, फिर आजाद समाज पार्टी आपको बताएगी कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है, संविधान पे हमला करने वालों से कैसे मुकाबला किया जाता है। प्यारे साथियों, निजीकरण उदाहरण है कि 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां इस विद्युत विभाग में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग करते हैं। और बैकवर्ड में सिर्फ हिंदू बैकवर्ड नहीं है, मुस्लिम बैकवर्ड के लोग भी आरक्षण की वजह से नौकरी करते हैं। एक तरफ निजीकरण के जरिए सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपके प्रतिनिधित्व को पैरों के तले रोंदा जा रहा है। यह भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान। आप महसूस करके देखो, आज संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से, क्योंकि मैंने गैर बराबरी का स्तर आपको बता दिया है कि आप जज हो, आप वकील हो, आप आईएएस हो, आप आईपीएस हो, आप पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, किसी भी जाति, किसी भी पोस्ट पे हो, आपकी जाति कभी नहीं जाती, छुआछूत भेदभाव आपके साथ नहीं खत्म होता। आप महसूस कीजिए, इस व्यवस्था में जहां आज भी इतना भेदभाव है, इस आरक्षण की वजह से पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, सैनी, कुशवाहा, राजभर, बिंद, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, तमाम दुनिया, चौहान, तमाम जातियों के लोग इस आरक्षण की वजह से, इस भेदभाव के बाद कुर्सियों पे आए हैं, मुख्य धारा में जुड़े हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील जज बने हैं। और उसके साथ चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, तमाम जितनी जातियां शेड्यूल कास्ट की उत्तर प्रदेश में 66 जातियां, वो सब लोग अगर इस भेदभाव के बाद आगे बढ़ने का अवसर उनको मिला है, नौकरी रोजगार मिला है, तो इस आरक्षण की वजह से मिला। एक तरफ ये 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम जो है, उस बिल को पार्लियामेंट में पास कराने का काम करते हैं। एक तरफ ये 2019 में आरक्षण के विरुद्ध ईडब्ल्यूएस लाके, मैंने आपको कहा था कि आपको नेता पहचानना हो तो उसके कर्मों के आधार पर पहचाने, उसकी जाति के आधार पर नहीं। आप महसूस करके देखो, जितने पढ़े लिखे लोग हैं इस मंच पे, मेरी बात को एकदम हाथ करके नकार देना अगर मैं गलत बोल रहा हूं। क्या ईडब्ल्यूएस संविधान सम्मत है? बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। ईडब्ल्यूएस संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्या आर्थिक आधार पर है? तो ईडब्ल्यूएस जब लागू और हमारे नेताओं ने हाथ खड़े करके उसका समर्थन किया, तो बताओ वो संविधान पे हमला था या नहीं था? बताओ। और मैं कहता हूं कि आजाद भारत में संविधान पे इससे बड़ा हमला नहीं हुआ होगा, क्योंकि कमजोर वर्गों के बहुत सारे हिस्से को लूटने का काम इसके पीछे दरवाजे से किया गया है। अगर आप नहीं जानते तो आज का बैकलॉग उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि पहले जिस बैकलॉग से हजारों बच्चे नौकरी लगते थे, आज वो चीर हो गया। पहले गांव से हर साल कुछ बच्चे पटवारी बनते थे, कुछ बच्चे सेक्रेटरी बनते थे, कुछ लोग अर्धसैनिक बलों में जाते थे, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, कुछ बच्चे टीचर बनते थे, कुछ बच्चे पुलिस में जाते थे, कुछ रेलवे में जाते थे। अब बताओ, कोसों कोसों दूर भी नहीं पता लगता किसी का बच्चा रोजगार पे लगा है। और दूसरी तरफ अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए सरकार सारे इंतजाम कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं भविष्य की तरफ देखता हूं और मैं बुद्धिजीवियों की तरफ देखता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद सरकारी नौकरी नाम की चीज भी ना रहे। और जिस दिन सरकारी नौकरी चली जाएगी, आप मेरी बात को याद रखना, फिर आप थाने में, कचहरी में, किसी दफ्तर में न्याय मांग ले जाओगे तो न्याय की जगह आपको जूते लगने का काम होगा, क्योंकि आज सब कुछ होते हुए न्याय नहीं मिलता। आपने देखे क्या हाल है उत्तर प्रदेश की सामंतवादी सरकार क्या कर रही है? कितने लोगों, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक अध्यापक को, वो वीडियो तो पुराना 2018 का, पुलिस के लोग थाने में पीटने का काम कर रहे थे। कितने ऐसी जगह जहां रेप होने के बाद, हत्या होने के बाद, और मैं तो गजब की बात पढ़ रहा हूं, पिछले 3-4 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मार के लटका दिया गया और पुलिस ने उसका खुलासा किया है कि उसने खुदकुशी कर ली है। और कोई अगर परिवार का व्यक्ति पूछ रहे कि तथ्य क्या है साहब, किस आधार पे, तो पुलिस के लोग गुर्रा कहते, बताऊं तुझे अभी,
तुझे जेल भेज दूंगा। और बेचारे गरीब लोग चुप हो जाते हैं कि जेल ना जाना पड़ जाए। कई ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस की पिटाई से लोगों की जान गई और उनपे एक ही लाइन लिखी आती है अखबार में कि सीने में दर्द होने से जान गई। आप समझो, आईपीएस, आप पूर्व आईपीएस साहब यहां बैठे हुए हैं, उनका अनुभव बड़ा है इस मामले में, लेकिन मेरे पास भी अनुभव, हालांकि मैं पुलिस का सबसे बड़ा हिमायती हूं। आपको पता होगा पार्लियामेंट में पुलिस के कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले जैसे और कर्मचारियों को मिलती है, उनकी वेतन विषमता दूर हो, बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, इसकी मांग अगर किसने उठाने का काम किया तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने किया। और सिर्फ काम ही नहीं किया, मैं जिस कमेटी में हूं, हमारे साथी जानते हैं, रिपोर्ट बन रही है, अगले 2-3 साल के अंदर रिफॉर्म होगा और पुलिस के भाइयों की भी जो समस्या है उनको भी हम लोग खत्म कराने का काम करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो देश में चाहे निजीकरण के खिलाफ लड़ाई हो, समाज को बेचारा आराम से घर बैठा, रास्ता कौन दिखाता है? ये प्रबुद्ध समाज, कि भाई ये है, जैसे 200 पॉइंट रोस्टर को हटा के 13 पॉइंट रोस्टर आया, किसने रास्ता दिखाया? प्रबुद्ध समाज। दुश्मन ने नहीं दिखाया। जैसे इससे स्टेज पे हमला हुआ, किसने रास्ता दिखाया? प्रबुद्ध समाज ने। जैसे निजीकरण के जरिए आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कौन चर्चा कर रहा है? प्रबुद्ध समाज। इसी प्रबुद्ध समाज को कह रहा हूं कि 2027 में 15 साल का सूखा हो जाएगा हक वंचित समाज के, वैचारिक समाज के ऊपर 15 साल का। और 15 साल में तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग है, उसकी मरम्मत ना हो तो वो जर्जर हो जाती है। आप क्यों नहीं उठ के जागते हो यार? क्यों नहीं जागते हो? क्यों नहीं समझते हो कि इस 15 साल में आप 30 साल पीछे चले गए और अगले 5 साल और लगे तो आप 50 साल पीछे चले जाओगे? क्यों नहीं समझते? इसलिए आपको जगाने और इनको समझाने के लिए निकले हैं कि जागे हुए लोग इन संघर्ष करने वाले लोगों को रास्ता दिखाने का काम करें तो बात आगे बढ़ जाए। प्यारे साथियों, बात मुस्लिम समाज की हो रही थी।